हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो अब हम फाइनली शुरू करने वाले हैं लाइट का रिफ्लेक्शन पार्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू हो जाता है, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं चैप्टर 9 चैप्टर, जहाँ पर हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा है हाईली पॉलिश सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। बेसिकली कोई भी आपका पॉलिश्ड, हाईली पॉलिश सरफेस हो जो कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस पॉलिश होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे नीचे ये है टाइल, अभी आपको दिख रहा है ये ऊपर बल्ब है, ठीक है। ये पूरी तरीके से आपको इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये टाइल एकदम ग्लॉसी फिनिश में है। ये क्या बोलेंगे उसे, शाइनी है, एकदम शाइनी है, प्लेन है, स्मूथ है। तो जितना ज़्यादा स्मूथनेस होगी उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी। ये बुक का पेज इतना स्मूथ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर उसकी रिफ्लेक्शन ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, बस हल्की फुल्की शाइनीनेस आपको नज़र आ रही होगी। बाकी आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लाइट नज़र आ रही है बेसिकली। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उतनी ज़्यादा होगी जितना ज़्यादा सरफेस आपका स्मूथ होगा। ओके, तो यहाँ पर आपने जो प्रीवियस जूनियर क्लासेस में जो आपने चीज़ पढ़ी है, दो लॉज पढ़े हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़े हैं। कौन से हैं वो? देखिए, उसके लिए पहले हम थोड़ा डायग्राम बना लें। अगर आपके पास कोई भी सरफेस, कोई प्लेन सरफेस है, मान लीजिए हमारा मिरर है, और इस मिरर पर हमने 90 डिग्री पर ये एक नॉर्मल ड्रॉ की है। 90 डिग्री पर होती है नॉर्मल। एक लाइट आती है इस तरीके से स्ट्रेट, जो कि मिरर से टकराती है। ये टकराने वाली लाइट इंसिडेंट रे कहलाती है। इंसिडेंट रे, जिस तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है आके टकराने पर, उसी तरीके से ये रे इंसिडेंट रे कहलाती है। टकराने के बाद जिस पॉइंट पर ये टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। लाइट यहाँ से टकराने के बाद इस तरीके से जाएगी, ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ये रे कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, इन दोनों रे के बीच में ये जो एंगल बना है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। सिमिलरली नॉर्मल और रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या सॉरी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ कहता है, लॉ फर्स्ट क्या कहता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि ये चार चीजें, कौन सी चार चीजें? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये चारों चीजें ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर होती हैं, ठीक है। ये चारों एक ही प्लेन पर होती हैं। आपको लिखना कैसे है? लिखना ये है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द इंसिडेंट रे, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ये सारी की सारी सेम प्लेन पर लाई करती है। तो ये चारों चीज़ें एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर बेसिकली लाई करती हैं, एक ही प्लेन पर होती हैं, ठीक है। प्लेन क्या है? ये कागज़ एक प्लेन है, ठीक है। ये सिंपल सा एक कागज़ प्लेन है। तो अगर ये कागज़ सिंपल एक मिरर की तरह हो, ठीक है, और इस तरीके से ये वाला जो कागज़ है एकदम स्ट्रेट हो, ये तो अभी खैर थोड़ा मुड़ रहा है, ये अगर एकदम स्ट्रेट हो तो ये एक प्लेन हो गया। अब लाइट आएगी, ठीक है, लाइट इस तरीके से आएगी और ऐसे जाएगी, ये पूरी एक ही प्लेन पर होगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको लिखना जो लिखना है, मार्क्स आपके लिखने के मिलेंगे। इसीलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिए, चारों चीज़ें, कौन सी चारों चीज़ें? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। आगे कहता है दीज लॉ, क्या कहता है?
दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल ऑन ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे सरफेस कैसा भी हो ये लॉ आपके एप्लीकेबल हैं, चाहे वो कर्व्ड है, चाहे वो प्लेन है, चाहे वो कैसा भी है, ये अप्लाई होंगे ही होंगे। अब आपने इससे जूनियर क्लासेस में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा है। प्लेन मिरर में कुछ आपने कैरेक्टर्स पढ़े हैं जो इमेज फॉर्मेशन के दौरान होते हैं, याद है आपको? प्लेन मिरर की जो इमेज होती है, प्लेन मिरर इमेज, ठीक है, उसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं कि प्लेन मिरर में आपका इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वही दूरी होती है सेम जो इमेज की और मिरर के बीच की दूरी होती है, दोनों बराबर डिस्टेंस पर होते हैं। दूसरा कि इमेज हाइट इज इमेज साइज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज बराबर होता है। तीसरा लेटरली इन्वर्टेड इमेज, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इमेज कैसी होगी आपकी? लेटरली इन्वर्टेड मीन्स, अच्छा मैंने इन्वर्टेड 2 बार लिख दिया, लेटरली इन्वर्टेड इमेज, इमेज आपकी लेटरली इन्वर्टेड होगी, मतलब लेफ्ट आपको राइट साइड पर नजर आएगा और राइट आपको लेफ्ट साइड पर नजर आएगा। और चौथी चीज कि आपकी इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपके कुछ, वर्चुअल क्या होता है, यहाँ से अब चीज़ों को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो वर्चुअल इमेज हम उसे बोलते हैं जो कि आप स्क्रीन पर ऑब्टेन ना कर पाएं। एनी इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, किसी स्क्रीन पर आप अगर किसी इमेज को ऑब्टेन ना कर पाएं तो उस इमेज को हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हम किसे बोलेंगे? कोई भी इमेज जिसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। एनी इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज, ठीक है। हाँ जी, इरेक्ट टर्म का क्या मतलब था? इरेक्ट टर्म का मतलब था सीधा, ठीक है, आपकी इमेज आपको सीधी नजर आए, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी आपको ऐसी नजर आ रही है, ये है आपका इरेक्ट, ठीक है। इन्वर्टेड क्या होता है? इन्वर्टेड होता है उल्टा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है और इमेज आपको ऐसी नजर आ रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे? इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है। ये किसी एक्सिस पर होगा ना, तो अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है सीधा और इमेज आपको उसके नीचे उल्टी नजर आ रही है तो ये कहलाएगा आपका इन्वर्टेड। सिंपल टर्म्स में समझ में आ गया? तो ये चीज़ें हैं इमेज के बारे में जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। क्या क्या लिखा हुआ है कि इमेज जो बनती है प्लेन मिरर द्वारा वो कौन सी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। इमेज लिटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं लास्ट ईयर की क्लासेस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब बात कर लेते हैं हम कर्व्ड सरफेस की, ठीक है। आपके कई मिरर कर्व्ड सरफेस के होते हैं, गोल सरफेस के होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स। तो क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन है ये आपकी, यहाँ से एक मिनट पेंसिल ले लेते हैं, हाँ जी। तो ये है आपकी मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स। वो मिरर जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, वो वाला सरफेस गोल होगा, स्फेरिकल होगा, उसे हम कहेंगे स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक, ये आपका आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है। मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर भी हो सकता है और वो बाहर की ओर भी हो सकता है, ठीक है। आपका ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, समझ में आया?
तो बेसिकली वो स्फेरिकल मिरर दिखाई दे रहा है, हाँ, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर कर्व्ड होता है उसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये आपकी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन है। समझ में आ गया? ये आप देखिए, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट इधर से आएगी और टकराने के बाद चली जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा है? कॉनकेव है, क्योंकि अंदर से ये दबा हुआ है, केव की तरह है, ठीक है, गुफा की तरह है ना, जिससे लाइट टकराएगी वो वाला सरफेस आपका कैसा है? अंदर की ओर दबा हुआ है, ठीक। दूसरा कौन सा है आपका? कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, वो वाला जो कि लाइट को टकराएगा, वो सरफेस कैसा है? बाहर की ओर निकला हुआ है, कुछ इस तरीके से, है ना। लाइट इधर से आएगी और टकरा कर चली जाएगी, तो ये वाला सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसका आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर पे करके देख सकते हैं। आपके जो चम्मच होती है, एकदम नई शाइनी जो स्मूथ चम्मच हो, उस चम्मच को आप देख सकते हैं। जब आप उसे अंदर से देखेंगे इस तरीके से तो आपको कुछ और तरीके से इमेज नज़र आएगी, और जब इस तरीके से देखेंगे तो आपको कुछ और तरीके से इमेज नज़र आएगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी कैसी कैसी इमेज बनेगी ये अभी हम आगे देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वही पता है स्पून की बल्जिंग के बारे में, कि स्पून अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। अंदर की साइड से देखोगे तो वो कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा, और बाहर से देखोगे तो वो कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहला टर्म है आपका पोल, ठीक। तो बेसिकली पोल क्या है? किसी भी मिरर के सरफेस के ऊपर जो सेंटर पॉइंट है उसे हम बोलते हैं पोल। जो स्फेरिकल मिरर होगा, ठीक है, वो गोल होगा, ओके। उस गोल स्फेरिकल मिरर के बिल्कुल बीचों बीच जो सेंटर होगा उसे हम बोलेंगे मिरर, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा करके मैं थोड़ा चलो फिलहाल मेरे पास मिरर नहीं है, ये मान लीजिए एक मिरर है, ठीक है फिलहाल। तो ये अगर कर्व्ड हो, ऐसे अंदर की ओर ऐसे घुमाव हो, ठीक है, पीछे से तो पेंटेड है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये माना जाएगा फिलहाल, ठीक है। तो अगर ये अंदर से दबा हुआ है ये वाला सरफेस जो आपको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा, तो एक्चुअल इस सरफेस पर पोल कहाँ होगा? पोल होगा एकदम ये बीच में, ठीक है। ये जो बीच वाला पॉइंट है ये इसका पोल माना जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे भी देखा जाए तो यहाँ बीच में पड़ेगा आपके, ठीक है, और ऐसे भी बीच में पड़ेगा। तो ये जो सरफेस है दैट इज पोल। समझ में आया आपको? तो द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। समझ में आ गया? और इसे हम लेटर कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं। अंडरस्टूड? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे अभी दिखाते हैं आपको, कि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका मिरर है, ये मान लीजिए हमने बना दिया कॉनकेव मिरर, ये बाहर से पेंटेड है और इस साइड से ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से ये लाइट डालेगा, ठीक। तो ये कह रहा है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो एक स्फीयर का पार्ट होगा। मतलब अगर मैं इसे इस तरीके से एक्सटेंड कर दूं तो असल में ये एक तरह का स्फीयर, गोला बना लेगा, ठीक है। और इसी गोले का एक सेंटर होगा, ये जो बना है हमने बनाया है, इस गोले का एक सेंटर होगा। यही सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसे हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपका इस तरीके से एक कॉनकेव मिरर है तो इसका एक सेंटर होगा C। समझ में आया? और वो सेंटर C कब होगा? जब इस मिरर के चारों ओर आप ऐसे गोला खींचेंगे, उस गोले का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? सिंपल है। तो यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की, दैट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस स्फीयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप सिंपल इसे पूरा यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान रखना मिरर का पार्ट नहीं है ये, है तो ये जो पॉइंट है ये मिरर पे नहीं है ना, पोल आपका मिरर का पार्ट है, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का पार्ट नहीं है, लेकिन मिरर से ही रिप्रेजेंटेड है क्योंकि मिरर इसी से जुड़ा हुआ है। तो मिरर के ऊपर भले ही नहीं है लेकिन मिरर से जुड़ा हुआ पार्ट है, ठीक है, मिरर का पार्ट नहीं है, मिरर से रिलेटेड पार्ट है। समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाँ, तो हमारा एक पोल यहाँ पर था, ठीक है, ये पोल था हमारा जो मिरर पर था, जैसे P से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये C है। जब इन दोनों लाइन को आप मिलाकर एक लाइन एक्सटेंड करोगे, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन गुजारोगे, वो लाइन कहलाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं हम आर के बारे में। क्या है यार? ये जो आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इस आर को, ठीक है, क्या है? ये जो आपने सी लाइन देखी है, ठीक है, सी पॉइंट देखा है, सॉरी, ये आपका जो सी पॉइंट है, सी से लेकर पी तक की ये जो दूरी है, इस पूरी दूरी को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय आर। सिंपल, समझ में आ गया? चलिए, ये इसकी यहाँ तक डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम, किसकी बात करें? फोकस की, ठीक है, फोकस कह लीजिए, फोकल पॉइंट कह लीजिए। क्या है ये फोकस या फोकल पॉइंट? ये पहले इसमें प्रिंसिपल एक्सिस की भी डेफिनेशन है, यहाँ भी मार्क कर लीजिए। लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया? अब बेसिकली फोकल पॉइंट कौन सा है? देखिए होता क्या है, आप नीचे देख लीजिए, पहले बुक में देख लेते हैं। जब आप बहुत सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ डली हुई हैं, ये बहुत सारी पैरेलल रेज आई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर इकट्ठी होंगी, आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन वो एक जगह इकट्ठी होंगी, ठीक है। वो इकट्ठी हुई जो रेज हैं, जिस पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हैं, उसे हम कहेंगे फोकल पॉइंट, फोकस, ठीक है, उसे कहेंगे हम फोकस या फोकल पॉइंट, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनती है? द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू कम फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स, या फिर सिंपल आप कह सकते हो ऑफ द मिरर, ठीक है। किसी भी मिरर में वो पार्ट जहाँ पर लाइट्स मिल रही हैं पैरेलल एक्सिस वाली, वो कहलाएंगे आपकी फोकस। समझ में आ गया? और ये फोकस आपका एग्जैक्ट हाफ होता है, ठीक। मेन जो लाइन आपकी है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ की डेफिनेशन। जरा देख लीजिए, यहाँ शायद आपको लाइन में ना समझ में आया हो, तो यहाँ एक बार देख लीजिए। ये आपकी सी से पी तक की जो दूरी है, जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, इसका जस्ट हाफ, मान लो अगर ये आपका आपने 5 सेंटीमीटर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, तो ये इसकी 2.5 हो जाएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं हम एफ, फोकल प्रिंसिपल फोकस, या आप फोकस ही बोलिए नॉर्मल, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका फोकस, ठीक, एफ। एफ से लेकर पी तक की दूरी, ये जो दूरी है इसे हम कहेंगे फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट हो जाएगी। समझ में आया? सी से लेकर पी तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ से लेकर पी तक की दूरी फोकल लेंथ। समझ में आ गया? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सी, एफ, पी, प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर। समझ में आ गया? आगे के लिए आपको यही सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि ये जो आपकी एफ है ये एग्जैक्ट हाफ है,
ठीक है, इस पूरी लेंथ की एग्जैक्ट हाफ है। तो यहाँ से आपका रिलेशन बन जाता है F इक्वल्स टू R/2। ये आपका एक फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशनशिप बन जाता है। ठीक है, आपको ये न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। समझ में आ गया? चलिए, एक और आपका यहाँ पर अपर्चर नाम से टर्म है। क्या होता है? डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। क्या है बेसिकली? देखो, आपका ये मिरर यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, ये मिरर था। ठीक, इस मिरर का ये जो डायामीटर है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डायामीटर, ये डायामीटर अपर्चर कहलाता है। समझ में आ गया? जितना आपको ये चौड़ा दिखाई दे रहा है, उसका डायामीटर, उसकी सेंटर से बिल्कुल बीचों बीच जो लेंथ जा रही है, उसे हम कहते हैं अपर्चर। समझ में आ गया? दैट इज डायामीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर। ओके, यहाँ आपको वो R इक्वल्स टू 2F वाला फॉर्मूला मिल गया। मतलब वही चीज़ है, इस 2 को इधर ले जाओगे तो 2F हो जाएगा ना, ये इस 2 को इधर ले जाओगे तो 2F हो जाएगा। तो यही चीज़ है। ठीक है, F इक्वल्स टू R/2 कर लो या R इक्वल्स टू 2F कर लो। F इक्वल्स टू R/2 इसलिए कर लेते हैं यूजुअली क्योंकि डायरेक्ट हमारा यही मोस्टली अप्लाई होता है। ठीक है, आपको R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है और F पूछ लिया जाता है, इसलिए हम सीधे सीधे ये फॉर्मूला लिखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है यहाँ तक। ठीक, चलिए, तो ये वीडियो अभी तक इतनी इंट्रो ही है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी वीडियो डालेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी, जिसमें हम इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर समझेंगे कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है। क्योंकि ये टॉपिक अगर मैंने शुरू कराया तो काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, छोटा नहीं है ये, तो यही वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी से इसे अभी फ़िलहाल यहाँ बंद करता हूँ। ठीक है, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। टेक केयर, बाय।